हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमनिटीज पॉइंट अड्डा 1437। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसा स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ जो हिस्ट्री में अगर आप आज से फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर मिलेगा, नॉट 99, 100 आउट ऑफ 100। तो हम देखते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी होगी। जैसा कि आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, मैं नियर अबाउट 5 to 6 ईयर से सीबीएसई की क्लास ले रहा हूँ। इसमें से मेरे एक से दो, अभी तक दो स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 गेन किया है। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी रही है और कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी है जो आप अभी फॉलो करके आप 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हो, तो इसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हिस्ट्री का पेपर जो है वो 1 अप्रैल को है। तो 1 अप्रैल से पहले अभी जो हमारे पास नियर अबाउट, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 फरवरी है, तो 1 अप्रैल तक हमारे पास नियर अबाउट 2 मंथ का टाइम है। 2 मंथ के टाइम को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, इस वीडियो में हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर मैं 5 पॉइंट में आपको डिस्कशन करके बताऊँगा कि किस तरीके से हम लोग इसको 100 आउट ऑफ 100 गेन कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। आपके सजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमें टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझे अपना सजेशन दे सकते हो। और भी किसी चीज़ की नीड हो, कहीं प्रॉब्लम हो आपको हिस्ट्री में या पॉलिटिकल साइंस में, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्ट्रेटजी नंबर 1 में हमने लिखा हुआ है कि मास्टर एनसीईआरटी थ्रूली, मतलब आपको एनसीईआरटी पर अपने रिलाई करना पड़ेगा। ये जो साइड बुक भी होती है, साइड बुक को आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन अभी हमें क्या मार्क ओरिएंटेड होना है। सिर्फ हमें मार्क सेंट्रिक होकर के अगर पढ़ाई करनी है, 100 आउट ऑफ 100 गेन करने के लिए अभी पढ़ाई करनी है, तो आपको स्टिक रहना अपने एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में देखिए, जो माइनर डिटेल्स होते हैं, जैसे कई बार बच्चे क्या करते हैं, बॉक्स को स्किप कर देते हैं। जो बॉक्स में होते हैं उसको आप स्किप कर देते हो, या इमेज के नीचे जो लिखा हुआ होता है उसको आप स्किप कर देते हो। तो आपको लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी को रीड करना है, क्योंकि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। किसी लाइन को पकड़ करके एग्जामिनर क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। किसी लाइन को पकड़ करके वो सोर्स बेस्ड में डाल देता है। किसी लाइन से असर्शन एंड रीजन बना देता है। किसी लाइन से शॉर्ट आंसर, किसी लाइन से लॉन्ग आंसर बना देता है। तो आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको रीड करना है। आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करना ही करना है। डेट्स जो दिए रहते हैं, देखिए कई लोग हिस्ट्री में ये मिथ होता है कि वो डेट्स रटने लगते हैं। डेट्स में इंपॉर्टेंट जो डेट हैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट का जो डेट मैं बोल दूं, ठीक है, या कोई बहुत इंपॉर्टेंट बैटल हुआ है, जैसे बैटल ऑफ तलिकोटा है विजयनगर एम्पायर का, उसके डेट हो गए, या 973 में अलबरूनी का जो वॉर हुआ था उसकी डेट हो गई, या 3036 में इब्ने बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट पे आप फोकस कर सकते हो, लेकिन सारे डेट को आपको एज इट इज लर्न नहीं करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, जो आपके एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उसको आप लर्न कर सकते हो। कुछ इवेंट्स जो हो गए, एक्ट जो हो गए, उस पर आप फोकस कर सकते हो, लेकिन सारे डेट्स आप रटने मत बैठ जाना, नहीं तो इससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी के लास्ट में जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं आप उसको देख सकते हो। एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस से आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, एमसीक्यू तो नहीं दिया हुआ है, लॉन्ग आंसर को आप कवर कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपको एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहना है। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। कम से कम एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर को 4 से 5 बार आपको रीड करना है। और उसके सोर्सेज बेस्ड स्टडी, जो बॉक्स हैं, बॉक्स को रीड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें मैप दिया हुआ है तो मैप का भी आप रीड कर सकते हो। मैप के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के आऊँगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीज़ों को मैं लेकर के इस वीडियो में भी, आगे वीडियो में भी आऊँगा। लेकिन आज हम लोग फोकस ये करेंगे कि कैसे 100 आउट ऑफ 100 गेन करना है। तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सब चीज़ों के लिए आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को रीड करना है। मैपिंग मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैप को आपको कवर करना है। जहाँ पे भी मैप दिया हुआ उसको आपको मैपिंग पे कवर करना है। साथ में एक पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल का एक मैप रखिए, उसको आप फिलअप करिए और उसी चैप्टर के साथ उसको पिन अप कर दीजिए स्टेपल लगा करके, फिर वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करते हैं, डेवलप स्ट्रॉन्ग आंसर राइटिंग स्किल। देखिए दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी चीज़ जो गेन कर लेते हैं बच्चे, आंसर राइटिंग स्किल में। आंसर राइटिंग स्किल में आपका आंसर जो होना चाहिए वो एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन में लिख देते हैं आंसर को, ऊपर से लेकर के बिना लाइन को गैप दिए, बिना कुछ गैप दिए, बिना फ्लो चार्ट ऐड किए, केवल वो कॉम्प्रिहेंशन में लिखते जाते हैं। बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है, जो आपके 2 से 3 नंबर, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 या 3 मार्क्स तो आपके यहीं से चले जाते हैं। तो आपको ये गलती अवॉइड करनी है। आपको एक
स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेकर के चलना है। देखिए मेरा मानना तो ये है कि ना आपको पॉइंट में आंसर देना, जैसे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इसमें आप अपने हिसाब से हेडिंग ऐड कर सकते हो। जैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, तो उसमें आप 3 हेडिंग्स यूज कर सकते हो, या 3 डाइवर्सिफाई में आंसर यूज कर सकते हो। और 8 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप नियर अबाउट 6 to 7 या 8 हेडिंग्स को आप यूज कर सकते हो, या 8 पॉइंट में आप उसको आंसर को लिख सकते हो। लेकिन कभी भी कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में नहीं लिखना है आपको। लिखना भी अगर कॉम्प्रिहेंशन में तो 4 लाइन लिखो, 2 लाइन गैप कर दो, फिर 4 लाइन लिखो, फिर 2 लाइन गैप कर दो। स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंसर को कभी भी स्टार्ट करो 8 मार्क्स को, 3 मार्क्स को, तो पहले उसका होता है इंट्रोडक्शन, उसमें आपको इंट्रोड्यूस कर देना होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूँ डिस्क्राइब द परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में सबसे पहले आप बताइए कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको क्या किया गया था, बंगाल में इम्पोज किया था। अब उसकी मेन बॉडी में आपको लिखना है कि उसके क्या उसका वो कंक्लूजन था, कैसे उसमें फेल्योर क्यों हुआ, परमानेंट सेटलमेंट को विड्रॉ क्यों किया गया, ये सारी चीज़ को, जमींदार पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये सारी चीज़ों को आपको मेन बॉडी में डालना है। लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में आपको उसमें जो एज इट इज जो उसका कंक्लूजन है उसको लिखना है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय 8 मार्क्स को 3 मार्क्स में याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन प्लस मेन बॉडी प्लस कंक्लूजन, इस तरीके से आप लिखेंगे। पॉइंट वे में लिखेंगे, हेडिंग में लिखेंगे। देखिए हेडिंग में लिखेंगे तो ये सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो 8 आउट ऑफ 8 मिलेंगे। अगर किसी भी चीज़ को अगर आपने मिस कर दिया तो आपके 1 नंबर भी कट जाएंगे या 2 नंबर भी कट जाएंगे। 2 पेन का आपको यूज करना होता है सीबीएसई में, एक ब्लैक पेन का, एक ब्लू पेन का। तो दोनों पेन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है। जहाँ जहाँ आपको अच्छे अच्छे पॉइंट लगते हैं उसको आपको हाईलाइट करना है, की पॉइंट को हाईलाइट करना है, की पॉइंट को। क्योंकि एग्जामिनर जब आपको कॉपी को रीड करता है ना तो उसके पास टाइम नहीं होता है, तो वो आप जो हाईलाइट किए हुए होते हैं तो उस चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ लेता है, जल्दी जल्दी में पढ़ लेता है, और उसको पता चल जाता है कि बच्चे के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। आपको देखिए आंसर राइटिंग के बीच में आपको फ्लो चार्ट को यूज करना है। फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, देखिए किसी भी चीज़ को, मेन इवेंट को बीच में करके और आप उसको एरो दिखा करके कई तरीके से फ्लो चार्ट को यूज कर सकते हो। अगर आपको फ्लो चार्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टा पे या टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट को यूज कर लीजिए, की पॉइंट को यूज कर लीजिए, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ों को अगर आप यूज करते हो तो आपका एक स्ट्रक्चर बेस्ड काफ़ी अच्छा बैलेंस आंसर हो जाएगा। ओके, अगर देखिए हिस्ट्री के आंसर राइटिंग में सबसे बड़ी पॉइंट ये होती है कि हिस्टोरियन का अप्रोच या एविडेंस को कोट करना। कभी भी किसी चीज़ का अगर पूछा जा रहा था आप उसमें एविडेंस कोट कीजिए। जैसे मुगल डायनेस्टी में पूछा जा रहा है तो आप उसमें आईने अकबरी को कोट करिए। जैसे मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के एग्रीकल्चर टॉपिक पूछा जा रहा है तो आप एग्रीकल्चर के जो एविडेंसेज मिले थे, जैसे वुडन प्लाउ मिला हुआ था बनवाली में, या फर्टाइल लैंड मिला हुआ था, जो कालीबंगा में जो लैंड मिला हुआ था, एग्रीकल्चर फील्ड मिली हुई थी, तो उस सारे एग्जाम्पल को अब एज इट इज कोट कर दिए। जैसे इरिगेशन का टॉपिक पूछ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो सुरतगोई में जो इरिगेशन की चीज़ें मिली थी उसको आप कोट करिए। इस तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, और दूसरी सबसे लास्ट में मैं इसमें सेकंड वाले हेडिंग में बताना चाहूँगा, अपनी हैंड राइटिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है तो आप हैंड राइटिंग पे ही पूरा टाइम दे दीजिए, नहीं, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। और अगर नहीं इंप्रूव हो रहा है तो थोड़ा दूर दूर लिखिए, दूर दूर लिखिए, और 1 लाइन 2 लाइन लिखने 3 लाइन लिखने के बाद 1 लाइन छोड़ दीजिए, उससे थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगा। देखिए एग्जामिनर जितना आसानी से आपको पढ़ लेगा उतना आसानी से आपको नंबर दे करके चला जाएगा। ये सेकंड हमारा था डेवलप स्ट्रॉन्ग आंसर राइटिंग स्किल में। अब थर्ड टॉपिक पे हम लोग आते हैं। इसी में थर्ड हमारा क्या है, स्ट्रेटजी है 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर एंड द सैंपल पेपर। देखिए प्रीवियस कोविड के पहले का पेपर लेकर के मत बैठिएगा, क्योंकि कोविड के बाद सिलेबस में चेंज आया है। तो आपको 5 साल का पेपर बस अपने टॉपिक का लेना है। आउट ऑफ द टॉपिक का सिलेबस पहले निकाल लीजिए कि सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को देखते हुए टॉपिक का ले लीजिए, और उसमें देख करके कम से कम यहाँ पर 10 ईयर्स लिखा हुआ है तो 10 ईयर्स में टॉपिक का लेना है, आउट ऑफ द टॉपिक नहीं लेना, क्योंकि कोविड के पहले का सिलेबस कुछ और था, कोविड के बाद का सिलेबस कुछ और है। तो ये ध्यान में रख करके हमारे पास 12 चैप्टर हैं, तो 12 चैप्टर का ही हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और सैम्पल पेपर के लिए मार्केट में कोई भी सैम्पल पेपर ले लीजिए। अब मैं किसी सैम्पल पेपर को नहीं बताऊँगा कि ये सैम्पल पेपर ले लीजिए। अगर सैम्पल पेपर
सारे सैम्पल पेपर का मिक्सअप सॉल्व करना है तो मेरे वीडियो पे बने रहिए। मैं नियर अबाउट 30 सैम्पल पेपर आपको वीडियो में ही सॉल्व करा दूंगा। सारे सैम्पल पेपर हो जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मैपिंग, इमेज, सारा मैं यहाँ पर करा कर जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद से जब लास्ट आपका आ जाता है तो जैसे देखिए वीक में आपको 2 से 3 दिन ऐसा डिसाइड कर लेना है कि 3 घंटे हम बैठेंगे और 3 घंटे बैठ करके उसमें क्या करेंगे, हम पूरे पेपर को सॉल्व कर लेंगे। पूरे पेपर को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी, जहां पर आपके मिस्टेक होते हैं उस मिस्टेक को लिख लीजिए। अगली बार जब पेपर दीजिए तो उसमें आप क्या करिए, उस मिस्टेक को दूर कर लीजिए। ओके, उसके बाद से अगर आपने पेपर को सॉल्व कर लिया तो अपने टीचर्स को, नहीं टीचर्स देख पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपके चीज़ों को देख करके उसको एनालाइज करके आप चीज़ों को मैं बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्ट्रेटजी है 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए। फोर्थ स्ट्रेटजी में अगर हम बात करते हैं तो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को सेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम आपको हिस्ट्री के लिए देना है, कितना टाइम आपको पॉलिटिकल साइंस अगर आपका है तो पॉलिटिकल साइंस के लिए देना है, कितना टाइम आपको जियोग्राफी के लिए देना है, इंग्लिश के लिए देना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके लिए देना है। तो कितना टाइम आप PYQ के लिए दे रहे हो, कंप्लीट कर लेना है सिलेबस को कम से कम 1 से 1 महीना पहले तक हमें कंप्लीट कर लेना है। 1 महीने पहले से हमें क्या करना है, सब चीज़ों पे रिवाइज, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, फ्रेमिंग में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बनाइए। एक कॉपी ले लीजिए, जहाँ पर मिस्टेक हो रही है छोटे छोटे पॉइंट लिखिए। क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में कोई हो रहा है तो 5 पॉइंट क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 पॉइंट लिख लीजिए उसमें कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसमें कौन से 5 पॉइंट डाल करके आऊँगा। फ्लो चार्ट बनाने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारी चीज़ों को आप करिए और नए चीज़ों को मत पढ़िएगा। अब इस समय ये टाइम नहीं रहेगा, 1 महीने पहले का आप नए चीज़ों को फिर पढ़ने जाइए। पुराना जितना आपने नोट्स बनाया वो जितना आपने काम किया उस पर अपना ट्रस्ट करना है अपने आप पर, और उसी को लेकर के मेंटेन करके आगे चलना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 डेज बिफोर का, 1 मंथ बिफोर का भी मैंने चीज़ें बता दी है आपको। 7 जैसे मैंने लिखा हुआ है 15 डेज पहले क्या करना है आपको, वीक पॉइंट पे अपने फोकस कर लिया। 7 डेज पहले क्या करना है, रिवाइज शॉर्ट नोट एंड मैप वर्क कर लिया। 1 दिन पहले क्या करना है, लाइट रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा सोइए, खूब ज़्यादा नींद लीजिए 1 दिन पहले और उसके बाद से जाकर के पेपर दे दीजिए। ठीक है, 5th पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूँ जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, मैप वर्क पे ज़्यादा वर्क करिएगा। देखिए इसमें नियर अबाउट 10 मैप है पूरे NCERT में, अगर आप देखेंगे 10 to 12 मैप दिया हुआ है और 10 to 12 मैप में पूरा उस मैप को रट डालिए अच्छे तरीके से। पॉलिटिकल का मैप ले लीजिए, 20-30 मैप अपने पास रख लीजिए और उस मैप को क्या करिए, रोज टाइम मिले 5 मिनट तो लगता है, एक मैप उठाया 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम रेगुलर एग्जाम से पहले 10 बार उस मैप को प्रैक्टिस करके जाइए। एकदम मिस्टेक मत करिए, बाउंड्री देख करके मार्क करिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे यूपी में लखनऊ, अवध और इलाहाबाद और आजमगढ़, एक पास में बनारस। अब इसमें लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पर बनारस लगाऊं, कहाँ पर आजमगढ़ लगाऊं, कहाँ पर इलाहाबाद लगाऊं। तो बार बार केयरफुली, अब जैसे झांसी के बगल में आगरा आता है तो झांसी और आगरा में कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके के मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए बार बार मैप देख करके प्रैक्टिस करिए और उसको स्टेपल कर लीजिए बुक में। ठीक है, 6th पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, बिल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द राइट माइंडसेट। देखिए हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। कई बार ऐसे नेगेटिव माइंडसेट के लोग मिलेंगे जो आपको हमेशा नेगेटिव दिखाएंगे, आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो अपने आप को मोटिवेट रखना है इस टाइम पे। नेगेटिव माइंडसेट के जितने भी लोग हैं उन लोगों से दूर रहना है। अब मैं ही वीडियो बना रहा हूँ तो कई लोग उसमें नेगेटिव माइंडसेट से कमेंट चीज़ें लेते हैं, तो उसमें मुझे नहीं जाना है। अपने आप को हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रखना है, राइट माइंडसेट रखना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे ट्रस्ट करना है, और दूसरी चीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। इस टाइम पे हम बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको करना है और आपके गारंटेड 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 के लिए ये स्ट्रेटजी मेरी थी। बोनस टिप्स में मैं बताना चाहूँगा कि 21 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव को आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव की सीरीज तो मैंने लॉन्च कर दिया। ऑब्जेक्टिव को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, जुड़े रहेंगे तो। मैं पूरी ऑब्जेक्टिव की गारंटी ले रहा हूँ। नियर अबाउट 1000 ऑब्जेक्टिव जो इस बार बोर्ड पेपर में एकदम 100% उसी पेपर से आएंगे, वो करना है। असर्शन एंड रीजन में कई लोगों को डाउट हो जाता है, तो असर्शन एंड रीजन के कम से कम 50 क्वेश्चन करिए। उसके बाद से देखिए एग्जाम रूम में जब जाएंगे तो 10 मिनट आपको मिलता है पेपर को रीड करने के लिए, तो पेपर के रीड करने के लिए जो टाइम है उसको आप वाइडली यूज करिए। ठीक है, और ये सारे चीज़ों को बहुत ही शांत उचित होकर के एग्जाम में पेपर दीजिए, और निश्चित अगर आप ये कर लेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 गेन करेंगे। थैंक यू। बस इतना ही चीज़ों को हमें बताना था, ये चीज़ों को, क्योंकि कई बार लड़के क्वेश्चन कर रहे थे हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या टेलीग्राम पे कि सर 100 आउट ऑफ 100 कैसे आएगा। तो मैंने सोचा है कि एक डेडिकेटेड रूप से मैं वीडियो बना दूँ।
अभी मेरी जो सीरीज चल रही है शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर की सारी सीरीज मैं कंप्लीट करूंगा, पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। शॉर्ट समरी भी मैं ऐड करने के लिए सोच रहा हूँ, तो बने रहिए चीज़ों को। ओके, तो यहीं पर वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।